जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह और ये मेरा यूट्यूब चैनल है दद्दा की खरी खरी। बहुत से मित्रों ने ये पूछा है कि ये हमारी एक आर्चर है तो तीरंदाजी वाली दीपिका कुमारी, तो वो बाकी वर्ल्ड कप में इसमें उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, हमेशा गोल्ड लेके आती है। ओलंपिक्स में ये हमारे ऐसे खिलाड़ी क्यों चूक जाते हैं? ये देखिए, तब कोयल कूक रही है पेड़ के ऊपर बैठ के। तब से पहले थोड़ी देर तो इसका आनंद ले लीजिए। चुप हो गई अब, तो हम अपनी बात शुरू करते हैं। बीच बीच में जब बोलते रहेगा तो मैं इसकी आवाज़ सुनाऊंगा। ये कोयल कूकती है इस पेड़ के ऊपर बैठ के। तो बात यह है कि वो दीपिका कुमारी जैसी आर्चर्स या ऐसे और बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं जो बाकी टूर्नामेंट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, पर फिर ओलंपिक में उनकी परफॉर्मेंस क्यों नहीं आती? ये एक बड़ा स्वाभाविक सवाल है। और मेरे एक दोस्त हैं अजीत राय जी, वो बड़ा इन दिनों इस विषय को लेकर बहुत परेशान है। यार, ये दीपिका कुमारी की परफॉर्मेंस मुझे समझ में नहीं आती। देखिए, तब होता पता है क्या है कि एक तो ये पहले तो ये ओलंपिक्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिप और वर्ल्ड कप और जो बाकी टूर्नामेंट्स होते हैं, एशियन गेम्स है, कॉमनवेल्थ गेम्स है, यूरोपियन चैम्पियनशिप्स हैं, इनमें एक बेसिक फ़र्क है इन सारे टूर्नामेंट्स में। पहले उसको समझ लीजिए। देखिए, तब ज़्यादातर गेम्स में जो सबसे बड़ी, सबसे इम्पॉर्टेंट परफॉर्मेंस होती है, ज़्यादातर के, सब में नहीं, वो होती है ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल। जैसे आप वर्ल्ड चैंपियन बन जाइए एथलेटिक्स में, पर ओलंपिक गोल्ड के सामने उसका कोई महत्व नहीं है। आप ग्रैंड प्री जीत लीजिए, आप वो डायमंड जो लीग होती है जिसमें पहले 5-5, 10-10 किलो सोना मिलता था, आजकल हीरे मिलते हैं मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स के। वो रेस जीतने पे वो जीत जाओ, उसका कोई महत्व नहीं है ओलंपिक गोल्ड के सामने। सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो महान धावक एल्गरूज का है कि वो 1500 मीटर का बेताज बादशाह था। उसने उसका बनाया हुआ वर्ल्ड रिकॉर्ड आज 23 साल बाद भी कायम है और अभी उसके नज़दीक कोई, मुझे नहीं लगता कि अगले 2, 4, 5, 10 साल भी उस वर्ल्ड रिकॉर्ड के नज़दीक कोई पहुंच जाएगा। 3:26 का वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसका, 1500 मीटर का। उस आदमी ने सैकड़ों वर्ल्ड क्लास रेसेस जीती, सैकड़ों। पर पहले ओलंपिक में जब पार्टिसिपेट किया तो वो मोर्सेली के साथ उसका बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला उस साल होने वाला था और ही वॉज अ वेरी जूनियर एथलीट, तो वो उस रेस में गिर गया था, तो वो ओलंपिक उसका ऐसे चला गया। उसके बाद 15 दिन बाद, 20 दिन बाद ही मोर्सेली से उसका फिर मुकाबला हुआ, उसने मोर्सेली को हराया। तो लोगों ने कहा था कि अगर ये उस रेस में गिर न जाता ओलंपिक्स में तो उस साल पक्का ओलंपिक गोल्ड एल्गरूज का आता, क्योंकि 15 दिन बाद उसने मोर्सेली को हरा दिया था जिसका गोल्ड आया था। तो तब वो गोल्ड मिस हो गया। अगले गोल्ड में 4 साल बाद ओलंपिक में जब आए तो वो तब तक 1500 मीटर का बेताज बादशाह बन चुका था और वर्ल्ड चैम्पियनशिप, वर्ल्ड लेवल की किसी रेस में हारा नहीं था। परंतु ओलंपिक में जिस दिन फाइनल दौड़ा तो अंतिम मौके पे जो उसका प्रतिद्वंदी खिलाड़ी था वो उससे आगे निकल गया, इसका सिल्वर आया। तो तीसरे ओलंपिक में जब दौड़ा तब उनका गोल्ड आया, और जब वो गोल्ड आया ना तब तो वो आदमी उस ट्रैक पे फुट कर रहा था। तो लोगों ने, दर्शकों के मन में एक सवाल आ सकता है कि जो इतना महान खिलाड़ी हो, जिसने 20 वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स और वर्ल्ड डायमंड लीग्स और है ना गोल्डन लीग्स जीती हैं, वो ओलंपिक के पदक जीत लेने पे इतना भावुक क्यों हुआ? क्योंकि साहब, आप ज़िंदगी में चाहे जो हासिल कर लो एथलेटिक्स में, अगर ओलंपिक गोल्ड नहीं है तो वो सारी परफॉर्मेंस फीकी है। तो ओलंपिक्स का ये महत्व होता है।
अच्छा, पर फुटबॉल में ऐसा नहीं है। फुटबॉल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रतियोगिता है वर्ल्ड कप। ओलंपिक में तो जो हमारे सीनियर फुटबॉल खिलाड़ी हैं या बड़ी फुटबॉल टीम्स हैं, ओलंपिक में तो विशेष ध्यान भी नहीं देती उनके लिए, बल्कि वर्ल्ड कप के बाद यूरोपियन कप और ये ऐसे कप जो है ना, वो अमेरिका वो कोपा जो होता है, उनका ज़्यादा महत्व है। ओलंपिक में तो पार्टिसिपेट भी नहीं करना चाहते। तो फुटबॉल में ओलंपिक्स का कोई महत्व नहीं है। उसी तरह आप टेनिस का देख लो, टेनिस का खिलाड़ी, उसके लिए विंबलडन सबसे बड़ी प्रतियोगिता है, और कुछ साल पहले तक तो वो जो ये प्रोफेशनल टेनिस खिलाड़ी थी ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करते थे। वो अमेचर प्रोफेशनल्स का भी झगड़ा होता था, परंतु जब वो झगड़ा ख़त्म भी हो गया और उन्होंने प्रोफेशनल्स को भी ओलंपिक में पार्टिसिपेशन अलाउ कर दिया, इसके बावजूद आज भी जो बड़े टेनिस खिलाड़ी हैं वो ओलंपिक्स में फोकस नहीं करते, ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। ओलंपिक का गोल्ड मेडल उनके लिए महत्व नहीं रखता, परंतु विंबलडन और ग्रैंड स्लैम्स जीतना बहुत ज़्यादा महत्व का विषय। तो एक दो ये अपवाद अगर छोड़ दिया जाए तो तब ओलंपिक सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है विश्व का, और सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है। उसके बाद आती है तब जो आधिकारिक वर्ल्ड चैंपियनशिप्स होती हैं। अब वर्ल्ड चैंपियनशिप और वर्ल्ड कप में एक अंतर होता है। फुटबॉल के वर्ल्ड कप की बात नहीं कर रहा हूं। जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है वो ओलंपिक के बाद दूसरे नंबर की सबसे महत्वपूर्ण प्रतियोगिता होती है ज्यादातर गेम्स में। वर्ल्ड कप जो है वो तो बड़ी मतलब बी ग्रेड की का टूर्नामेंट माना जाता है। ज्यादातर वर्ल्ड कप, सारे नहीं, ज़्यादातर वर्ल्ड कप्स का कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, वर्ल्ड चैंपियनशिप का महत्व है। परंतु यदि आप जैसे आप रेसलिंग की वर्ल्ड चैंपियनशिप को ओलंपिक से कंपेयर कर लीजिए, वर्ल्ड चैंपियनशिप में कई बार सब स्टैंडर्ड रेसलर्स के भी मेडल्स आए हैं, गोल्ड मेडल्स आए हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा वर्ल्ड चैंपियनशिप में बहुत से कंट्रीज अपनी ए टीम उतारते ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल चाइना जो है ज़्यादातर वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपने ओलंपिक वाले खिलाड़ियों, जो ओलंपिक्स की तैयारी, उनकी ओलंपिक्स की टीम अलग होती है, उसको वर्ल्ड चैंपियनशिप में नहीं भेजते। कई बार क्या होता है कि यह भी देखा जाता है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप ओलंपिक के कितने साल बाद हो रही है। एक तो आमतौर पर जिस साल ओलंपिक्स होता है उस साल वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं कराई जाती ज़्यादातर स्पोर्ट्स इवेंट्स में। जैसे अगर 2020 में ओलंपिक होना था तो 2020 में कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं शेड्यूल थी, वो तो कोरोना के कारण मान लो। 2016 में अगर रियो ओलंपिक्स था तो 2016 में रेसलिंग की वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं होगी, 2015 में होगी और 2017 में होगी। तो होता गया कि तब 2016 का मान लीजिए रियो हुआ, तो 2017 की जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है वो आमतौर पे हल्की मानी जाती है, क्योंकि आमतौर पे आप देखेंगे कि उसमें रशिया के और जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं, जो रेसलिंग की जो पावर हाउसेस हैं, उनकी ए टीम आपको वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट नहीं करती मिलेगी। कई बार तो मैंने ये भी देखा कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में एकदम नए लड़के जो उनको एक्सपोजर देना होता है, जो कि शायद अपने देश में, रशिया जैसे कंट्री में जिनकी 3rd, 4th, 5th रैंकिंग होती है, वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कराए जाते हैं। कई बार बी, सी और डी टीम भी अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप में बहुत सारे कंट्रीज भेजते हैं, जो कि तगड़े, जो रशिया जैसे पावर हाउस है रेसलिंग के। तो अच्छा, एथलेटिक्स में सिनेरियो नहीं होता। एथलेटिक्स में आमतौर पर वर्ल्ड चैंपियनशिप का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो आपको यह भी देखना होता है कि कौन सी वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहलवान का गोल्ड आया या खिलाड़ी का गोल्ड आया, उसका पार्टिसिपेशन लेवल क्या था। अमेरिका ने, रशिया ने, क्यूबा ने, चाइना ने अपनी कौन सी टीम वर्ल्ड चैंपियनशिप में भेजी, या किसी टूर्नामेंट में भी कौन सी टीम भेजी। पर ओलंपिक्स में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कभी बी टीम या सी टीम भेज दी जाए। ओलंपिक्स में तो देश का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी ही भेजा जाता है। तो अब आते हैं वापस अब ये दीपिका कुमारी जी की बात पे कि ये वर्ल्ड कप्स में तो बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं, या करती हैं, वाह करती हैं, ओलंपिक में फूंक क्यों निकल जाती है। तो सब बात यह है कि वर्ल्ड कप जो आर्चरी का है वो एक मतलब मुझे नहीं लगता कि वो कोई
ओलंपिक के लेवल का टूर्नामेंट है और वर्ल्ड कप का विजेता ओलंपिक में ऐसे ही परफॉर्म करेगा, क्योंकि आर्चरी का वर्ल्ड कप कोई बहुत बड़ी प्रतियोगिता नहीं है। इसी तरह आपको याद होगा कि जब हिमा दास बहुत ज़्यादा मेडल्स जीत रही थी तो कुछ लोग तो जो कि टेक्निकली सब बातों को नहीं जानते, उनके लिए तो बहुत बड़ी बात थी, कहो हिमा दास ने साहब 20 दिन में 4 मेडल ले लिए, 4 मेडल ले लिए। तो हमारे जैसे लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थे उस चीज़ को लेके। पता है क्यों? क्योंकि हमने देखा अच्छा मेडल लिए, भाई आम दर्शक तो ओह मेडल आ गया, गोल्ड मेडल आ गया, बहुत खुश हो गया। पर हमारे जैसे जो टेक्निकल लोग होते हैं ना, वो देखते हैं कि किस टूर्नामेंट में मेडल आया, क्या टाइमिंग था, क्या परफॉर्मेंस थी, कॉम्पिटिटर्स कौन थे, किन लोगों को हरा के गोल्ड मेडल आया, कंपटीशन का स्टैंडर्ड क्या था, अन्य देशों ने किस लेवल की टीम्स भेजी थी। आपको याद होगा कि जब कोयल कूक रही है सब तो आपको याद होगा जब हमारे देश में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे तो बहुत सारे स्टार प्लेयर्स आए ही नहीं थे पार्टिसिपेट करने। और ये हमारी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थी ये डिफरेंट फेडरेशंस को रिक्वेस्ट करती थी, तरले कर रही थी, अरे भैया प्लीज़ यार अपने स्टार खिलाड़ी भेजो यार, आप तो BC और कॉमनवेल्थ गेम में एथलेटिक्स जैसे इवेंट्स में, स्विमिंग जैसे इवेंट्स में और जो उनके इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं उसमें वो अपने CDE लेवल के प्लेयर्स, नॉन डिस्क्रिप्ट प्लेयर्स को भेज रहे थे। बड़े स्टार ने आने थे, मना कर दिया कि हमें नहीं पार्टिसिपेट करना। जो बड़ा स्टार है उसके लिए कॉमनवेल्थ इज अ शिट टूर्नामेंट। और ये तो एथलेटिक्स की बात कर रहा हूँ, हालांकि एथलेटिक्स में उसका स्टैंडर्ड फिर भी ठीक ठाक है क्योंकि इंग्लैंड जैसे कंट्रीज पार्टिसिपेट कर लेते हैं जो कि ठीक ठाक स्पोर्टिंग इवेंट कंट्रीज हैं। अब कॉमनवेल्थ गेम्स में रेसलिंग का क्या स्टैंडर्ड है? जैसा कि मैंने पहले भी एक टूर्नामेंट में बताया था कि कॉमनवेल्थ गेम्स का आमतौर पे जो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट होता है, अगर सारे ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को सोनीपत डिस्ट्रिक्ट की डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप में लड़ा दिया जाए ना हरियाणा में, तो गोल्ड नहीं आएगा, गोल्ड नहीं आएगा बल्कि ब्रॉन्ज भी नहीं आएगा। मैं आपको ये गारंटी से कहता हूं कि कॉमनवेल्थ गेम्स के सारे ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को सोनीपत डिस्ट्रिक्ट की डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप में लड़ा दो, सबका ब्रॉन्ज आ जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें पूरे टूर्नामेंट में 1-2 प्लेयर ही ठीक ठाक होते हैं, अच्छे नहीं होते, ठीक ठाक होते हैं। और थर्ड फोर्थ का तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे याद है सुशील कुमार की एक बार एक बाउट हुई थी कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो वो जो जिसका सिल्वर आया था उसको सुशील कुमार ने शायद 10 या 12-15 सेकंड में 10-0 करके हरा लिया था। ये स्टैंडर्ड होता है। तो इनफैक्ट सुशील कुमार जैसे प्लेयर को कॉमनवेल्थ गेम्स में रेसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहिए कि उसका स्टैंडर्ड डिस्ट्रिक्ट लेवल का है। बल्कि नेशनल्स में बहुत तगड़ी फाइट देने वाले लड़के हैं सुशील को, तब थे जब ये पीक पे थे ना, मैं तब की बात कर रहा हूँ, तब भी नेशनल्स में बहुत तगड़ी कुश्ती, मतलब 1 या 2 पॉइंट से हार जीत होती, ऐसे खिलाड़ी नेशनल्स में मौजूद थे। पर कॉमनवेल्थ गेम्स में तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का स्टैंडर्ड होता है। तो अगर कोई कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट को अगर आप सिर पर चढ़ा रहे हैं और उसकी महानता के कसीदे पढ़ रहे हैं, तो मैं कहता हूँ यार क्या स्टैंडर्ड है कॉमनवेल्थ गेम्स का। उसी तरह जब भी कोई खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीतता है ना, तो आप सबसे पहले तो ये देखिए कि किस टूर्नामेंट में क्या स्टैंडर्ड है टूर्नामेंट का। तो साहब दीपिका कुमारी की जो परफॉर्मेंसेस रही हैं ना, वो ऐसे सब स्टैंडर्ड टूर्नामेंट्स में रही हैं। और बहुत सारे ओलंपिक, जैसा कि मैंने बताया, चाइना की एक पॉलिसी रही है कि वो वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में भी अपनी ओलंपिक टीम को पार्टिसिपेशन के लिए नहीं भेजता। बहुत पिछले ओलंपिक्स तक, रियो तक, तो लोग ये बताते थे कि 90% ऑफ द चाइनीज एथलीट्स हु वन मेडल्स, उनको जीवन में पहले कभी किसी ने किसी टूर्नामेंट में देखा ही नहीं था। वो जीवन में पहली बार उनको इंटरनेशनली एक्सपोजर दिया चाइनीज गवर्नमेंट ने, और वो गोल्ड मेडल जीत के चले गए। बोले इससे पहले हमने उनको देखा ही नहीं था कभी किसी टूर्नामेंट में। क्यों? क्योंकि चाइना ने अपनी ओलंपिक्स टीम को वो एक्सपोज ही नहीं करते। क्योंकि आपको मालूम हो ना, अगर खिलाड़ी कौन आ रहा है तो आप उसके
उससे खेलने के लिए स्ट्रेटजी बना लेते हैं। आपको मालूम ही नहीं कि आपका अपोनेंट कौन है, ये कौन से दाव खेलता है, इसके गुड पॉइंट्स क्या हैं, इसके बैड पॉइंट्स क्या हैं, इसकी कमजोरियां क्या हैं। इससे लड़ने लोग कोचेस जो हैं अपने खिलाड़ियों को जब तैयारी कराते हैं तो अपोनेंट्स की पूरे मैचेस देखते हैं कि देखो इसका यहाँ पे ये कमज़ोर है ना, तो तुम यहाँ पे अटैक कर सकते हो, तुम इसको इधर खिला सकते हो क्योंकि ये पक्ष इसका कमज़ोर है। तो चाइनीज़ खिलाड़ियों को कोई हम जानते ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनको किसी ने कभी किसी टूर्नामेंट में देखा ही नहीं था। अब आपका खिलाड़ी वर्ल्ड में नंबर 1 रैंकिंग है, आप बहुत खुश हैं। आपको ये पता लगेगा कि जो असल में जो टॉप के 5 खिलाड़ी हैं वो तो रैंकिंग टूर्नामेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, इसलिए उनकी कोई रैंकिंग है ही नहीं वर्ल्ड में इस वक्त। पर अचानक वो ओलंपिक्स में आते हैं और वो गोल्ड मेडल जीत के चले जाते हैं। और आपका वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग लिया हुआ खिलाड़ी पता लगा 8वें पोजीशन पे आया, पता लगा पहले राउंड में, दूसरे राउंड में हार गया, वैसे वर्ल्ड नंबर 1 था। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है साहब, ओलंपिक्स का स्टैंडर्ड इतना ज़्यादा टफ होता है, इतना ज़्यादा कठिन प्रतियोगिता होती है कि मतलब बाल बराबर अंतर होता है। 2 खिलाड़ी लड़ रहे हैं, दोनों की परफॉर्मेंस में सिर्फ 1 सूत का अंतर है, 1 पॉइंट, जरा सी एक गलती और आपकी बाउट गई, आपका मैच गया, आपका टूर्नामेंट गया, एक छोटी सी गलती। तो कंपटीशन इतना टफ है कि उस दिन, एक दिन पहले आप वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस दे रहे थे, पर कंपटीशन के दिन आपने क्या दिया, उस क्षण में, एट दैट वेरी राइट मोमेंट, हाउ डिड यू परफॉर्म। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, ओलंपिक्स में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, परफॉर्म करने का प्रेशर, फियर होता है बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब जिसको मालूम है मेरा कोई स्टैंडर्ड ही नहीं, उसको काहे का फियर, आपके पास कुछ है ही नहीं खोने के लिए, तो आपको क्या काहे का फियर। पर उन खिलाड़ियों के लिए जिनके लिए पक्का है कि भैया इस बार तो इनका मेडल आएगा ही आएगा, उनका सब कुछ ज़िंदगी में दाव पे लगा हुआ है उस एक दिन, जिस दिन उनको परफॉर्म करना है। तो साहब, इस प्रेशर में आप कैसा परफॉर्म करते हैं। आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, पर उस एक मोमेंट में आप लड़खड़ा गए। तो यहाँ पे मैंने कहा ना कि हमारी कुश्ती में एक कहावत है कि क्या करेगी तैयारी, लड़ेगी जीदारी। सारी फिजिकल प्रिपरेशन के बाद आपने बहुत मेहनत की, आपकी एंड्योरेंस बहुत अच्छी है, आपकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, आपकी स्पीड बहुत अच्छी है, आपने सारा कुछ बहुत अच्छा, आपकी बॉडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, आपकी बॉडी पीक परफॉर्मेंस दे रही है, आप फिजिकली आज वर्ल्ड के बेस्ट परफॉर्मर हैं। मेंटली आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, मानसिक दृढ़ता। तो सब वही बात है कि सारी फिजिकल परफॉर्मेंस एक तरफ धरी रह जाएगी यदि आप मेंटली परफॉर्म नहीं करते हैं। और सब बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हुए हैं जिनको मेंटली स्ट्रांग होने में समय लगता है। वो मैच्योर होते हैं, 2, 4, 10 साल, 15 साल लग जाते हैं उस लेवल। फिजिकली बहुत तगड़े थे, पर मेंटली। आपको मैं बताऊं कि अल गरूज से जब पूछा गया कि वो जब दूसरा ओलंपिक्स में उनका जब सिल्वर आया था, जबकि सारी दुनिया आंख बंद करके विश्वास कर रही थी कि अल गरूज को हराने वाला इस धरती पे आज की तारीख में कोई है ही नहीं, तो अल गरूज से पूछा गया कि क्या हुआ, क्या पिछले 4 साल में एक भी रेस नहीं हारे, और रेस भी ऐसे नहीं जीतता था, अरे लंबी गैप देके जीतता था। वो आगे होता था, उसके पीछे जो सेकंड प्लेयर होता था, सेकंड एथलीट होता था, तो कई मीटर पीछे होता था। तो उस रेस में ऐसा क्या हुआ, व्हाई डिड यू लूज। कहता कि अल गरूज ने अपने इंटरव्यूज़ में बताया है कि टूर्नामेंट से पहले 1 रात पहले मैं सोया नहीं, सारी रात नहीं सोया, मुझे इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी थी। उसके बाद मैं सुबह उठा एंड आई डोंट नो व्हाई, आई वॉज नॉट श्योर अबाउट माई सेल्फ। कहते मुझे खुद पे ही पता नहीं क्यों उस दिन भरोसा नहीं होता। इस माइंडसेट के साथ वो रेस में उतरा था। आप अल गरूज के पुराने इंटरव्यूज देख लीजिए, यूट्यूब पे हैं बहुत सारे इंटरव्यूज के। वो आदमी इस माइंडसेट के साथ टूर्नामेंट में उतरा कि उसको खुद पे भरोसा ही नहीं था उस दिन। वो आदमी जो कि विश्व का बेताज बादशाह था 1500 मीटर का, पर उस दिन उसको खुद पे भरोसा नहीं था।
सिल्वर आया, गोल्ड नहीं आया। तो सब ओलंपिक्स में जब आप परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो फिज़िकल तैयारी के बाद आप मेंटली कितने स्ट्रांग हैं, क्या करेगी तैयारी, लड़ेगी जीतदारी। तो ये जितने भी खिलाड़ी ओलंपिक्स में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं ना, अब यहाँ पे होती है मेंटल प्रिपरेशन की ज़रूरत। मानसिक तैयारी कितनी है, मानसिक रूप से कितने आप सुदृढ़ हैं। मैंने पिछले वीडियो में अभिनव बिंद्रा की जो मेंटल प्रिपरेशन बताई थी ना, कि वो बीजिंग ओलंपिक से पहले 1 हफ्ता की कमांडो ट्रेनिंग करने गए थे, जहाँ पे उनको ऐसी ऐसी ऊंचाइयों पर ले जाके, अब मैं आपको बताऊं, कोरियन आर्चरी टीम जो है, कोरियन आज तक 22 से ज़्यादा ओलंपिक मेडल जीते हैं आर्चरी में। तो कोरियन आर्चरी जो है उसमें जितना फोकस फिजिकल तैयारी पे किया जाता है, उससे ज़्यादा मेंटल तैयारी पे किया जाता है। और डेली उनको जो है, जो उनके जो ओलंपिक टीम्स होती है, उसको वो कभी मुर्दा घरों में ले जाते हैं, कभी क्रिमेशन ग्राउंड्स में ले जाते हैं, उनको एकदम क्षत विक्षत लाशें दिखाई जाती हैं, उनको ऑपरेशन थिएटर्स में ले जाके उनको ऑपरेशंस दिखाए जाते हैं कि खून बह रहा है और पेट की अतड़ियाँ सारी बाहर पड़ी हैं ऑपरेशन टेबल पे। इसके बाद उनको जो है हॉरर फिल्में दिखाई जाती हैं, उनको डरावने जंगलों में रात को छोड़ दिया जाता है, सिर्फ इसलिए कि वो फियर को ओवरकम कर सकें। ये मेंटल ट्रेनिंग है। तो आप बताइए ना, इस लेवल की ट्रेनिंग हमारे खिलाड़ियों को दी जाती है, या हमारे खिलाड़ी इस ट्रेनिंग के महत्व को समझते हैं? आपने कभी सुना कि हमारे यहाँ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की भी सेवाएं, कभी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एक विधा है जिसका कोई महत्व नहीं है इंडियन स्पोर्ट्स में। तो साहब, ओलंपिक जो है ना, एक युद्ध है, महायुद्ध। उसकी तैयारी एकदम युद्ध की तरह की जाती है। अभी हिंदुस्तान में उस तैयारी का अभी लेवल नहीं आया है, और आज भी हमारी फेडरेशंस और हमारी जो स्पोर्ट्स का जो पूरा का पूरा सेटअप है, वो उस लेवल की तैयारी अभी नहीं अब हमारे खिलाड़ियों की करा रहा है जो बाकी कंट्रीज़ कराते हैं। हाँ, जो आज मैं आज भी कहता हूँ कि आज भी जो भी परफॉर्मेंस आ रही है, वो कुछ लोगों की इंडिविजुअल मेहनत, इंडिविजुअल प्रयासों से आ रही है। अभी सरकार के लेवल पे और सिस्टम के लेवल पे बहुत कुछ करना ज़रूरी है। तो आई थिंक इस टॉपिक को आज हमने लिया, ये बहुत अच्छी तरह हमने एक्सप्लेन किया है कि ओलंपिक्स से पहले बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले खिलाड़ी ओलंपिक्स में क्यों लड़खड़ा जाते हैं। इसी तरह हम ओलंपिक्स को अभी आने वाली वीडियोज़ में भी कवर करते रहेंगे, और जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।